बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 8 की भूगोल की उड़ान कार्य पुस्तिका है, उसका पाठ 1 करेंगे, संसाधन। इसमें कार्यपत्रक 1 है। पृथ्वी पर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों के असमान वितरण का विश्लेषण करते हैं। मतलब पृथ्वी पर कुछ प्राकृतिक संसाधन है, कुछ मानव निर्मित संसाधन है और असमान रूप से वितरित हैं। मतलब कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर बर्फ़ है और ये पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये बादल हैं, यहाँ पर ये जल है और ये मनुष्य है, ये नाव है, यहाँ पर पेड़ हैं, ये मकान है। तो ये सभी संसाधन हैं, कोई प्राकृतिक है, कोई मानव निर्मित है। प्रश्न 1 है, संसाधन क्या होते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं वह संसाधन होता है। कोई भी चीज़ जिसका हम उपयोग करते हैं वह संसाधन होता है। प्रश्न नंबर 2 है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं? प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, वन, जल। और जो संसाधन मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे सड़कें बनाई हैं, मशीनें बनाई हैं, मकान बनाए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन एवं मानव निर्मित संसाधनों में बांटो। ये नीचे तालिका दे रखी है। इसमें जैसे जल है, जल प्राकृतिक संसाधन है और विद्यालय मानव निर्मित है। वायु प्राकृतिक है, नमक प्राकृतिक है, मृदा प्राकृतिक है, पार्क मानव निर्मित है, सड़क मानव निर्मित है, जल विद्युत मानव निर्मित है, मतलब ये बिजली ये मानव निर्मित है। क्या हमें संसाधनों को बचाना चाहिए? यदि हाँ, तो उन उपायों की सूची बनाइए जिनसे संसाधनों का सतत पोषणीय विकास संभव हो सकता है। कि हमें संसाधनों को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? तो हाँ, बचाना चाहिए। और हम उसको बहुत दिनों तक कैसे यूज कर सकते हैं? तो संसाधनों का कम उपयोग करना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। वस्तु को पुनः चक्रण करना चाहिए और पुनः उपयोग करके संसाधनों का संरक्षण करके इस तरह से हम संसाधनों का सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, अपने घर विद्यालय में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को पहचानिए और उनकी उपयोगिता लिखिए। हमारे घर में कौन कौन से संसाधन, जैसे मकान, भूमि, जल, वायु, बिजली, लकड़ी, कपड़े, अनाज, सब्जियां, गाड़ी आदि। और विद्यालय में जो संसाधन होते हैं, जैसे विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो किताबें, फर्नीचर, चौक, जल, पेड़, वायु, भूमि आदि। और भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। प्रश्न 6 है, किसी एक खनिज का नाम लिखिए जो आपके भोजन का अंग है। तो आयोडीन नमक में होता है, लोहा जो आयरन होता है और कैल्शियम ये हमारे भोजन के अंग होते हैं। प्रश्न 7 है, मनुष्य स्वयं एक बहुमूल्य संसाधन है, हाँ या नहीं? हाँ, मनुष्य एक बहुमूल्य संसाधन है क्योंकि मनुष्य ने अपने ज्ञान और कौशल से बहुत सारे संसाधन बनाए हैं। तो यहाँ तक कार्यपत्रक 1 खत्म होता है। अब हम कार्यपत्रक 2 करते हैं। यहाँ पर कार्यपत्रक 1 खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब पार्ट 2 है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये पाठ का नाम है और कार्यपत्रक 2 है। सभी क्षेत्रों में विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन इत्यादि के विवेकपूर्ण उपयोग से संबंध को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मतलब सभी क्षेत्रों के विकास के लिए जो जल, मृदा या वन जो होते हैं उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। मतलब उनको, जैसे जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, मृदा का अपरदन नहीं करना चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए। चित्र देखकर बताइए कि इनमें कौन से प्राकृतिक और कौन से मानवीय संसाधन हैं। तो ये चित्र देखिए, गांव का चित्र देख सकते हैं हम। और इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है वो है जैसे पौधे, यहाँ पर ये पौधे हैं, जमीन है और मनुष्य भी है, पशु भी हैं, जानवर भी हैं और लकड़ियाँ भी हैं। और मानवीय संसाधन जो मनुष्य ने बनाए हैं, जैसे घर है, और जैसे ये घर हो गए, ट्रैक्टर हो गए, सड़कें हो गई हैं, बिजली के तार हो गए हैं और खंबे हो गए हैं। तो झोपड़ी भी है, ये झोपड़ी है, मकान और सड़क ये आ गए हैं। अब चित्र 1 और 2 में कौन सी क्रिया प्रमुख मानवीय क्रिया है? तो चित्र 1 और 2 में ये देखिए, ये लोग कृषि कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा खेती करना या कृषि करना। प्रश्न 3 है, खेतों से फसल उत्पन्न करना कृषि कहलाता है। प्रश्न 4 है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग प्रमुख आर्थिक क्रिया हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कारखाने ज़्यादा लगाए गए हैं? क्या कारखाने लगे होते हैं? नहीं, तो ये असत्य आएगा।
नीचे दिए गए चित्र 3 और 4 में परिवहन के साधनों को पहचानो। परिवहन के साधन कौन से होते हैं? जैसे गाड़ियाँ वगैरह, ये परिवहन के साधन होते हैं। तो इनमें से हमें पहचानने हैं। ये कार है, ये भी कार है, और यहाँ पर बस है, और इसमें यहाँ पर ये ट्रक है, और ये बसें हैं, ये भी कारें हैं। इनके अलावा अगर आपको नज़र आते हैं तो यहाँ पर लिख देना। चित्र 3 और 4 में किस प्रकार की बस्ती है? तो ये शहर की बस्ती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नगरीय बस्ती। यहाँ पर ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में हम नगरीय बस्ती यहाँ पर लिख देंगे। चित्र 1, 2, 3, 4 में देखें और इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पहचानें कि इनमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे हुआ है। चित्र 1, 2, 3, 4 हैं, जैसे ये चित्र 1, 2 हैं और ये चित्र 3, 4 हैं। तो इनमें ये बताना है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ, उसका विनाश हुआ है। यहाँ लिखेंगे चित्र 1 और 2 ग्रामीण प्रवेश के चित्र हैं, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग आजीविका चलाने के लिए होता है, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए होता है, और उनका विनाश भी नहीं किया जाता गांव में। और चित्र 3 और 4 में प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ है, और ये चित्र शहरी प्रवेश के हैं या नगरीय प्रवेश के हैं। प्रश्न 8 है, क्या आप संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु कुछ उपायों की सूची बना सकते हैं? तो संसाधनों का कम व जरूरत के अनुसार उपयोग करना, और संसाधनों का पुनर्चक्रण करना, और संसाधनों का संरक्षण करना। इस तरह से हम संसाधनों को बचा सकते हैं और उनका बहुत दिनों तक यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक पाठ 2 खत्म होता है। अब हम पाठ 3 करते हैं। पाठ का नाम है कृषि। कार्यपत्रक 3 है। ऐसे कारकों का विश्लेषण करते हैं जिनके कारण कुछ देश प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चना, कपास, जूट इत्यादि का उत्पादन करते हैं। बच्चे इन देशों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करते हैं। मतलब ऐसे कारक कि कुछ देश जैसे ये गेहूं, चावल, कपास, जूट इत्यादि का उत्पादन करते हैं, तो ऐसे क्या कारक हैं? यह किस फसल का चित्र है? तो ये चित्र देखिए, ये कपास की फसल का चित्र है, तो ये कपास की फसल लिख दिया है। प्रश्न 2 है, चावल, गेहूं, बाजरा, कपास, मक्का, पटसन, कॉफ़ी, चाय फसलों को वर्गीकृत कीजिए। संकेत: खाद्य फसल, नकदी फसल और पेय फसल। तो जो चावल है वो खाद्य फसल है, यहाँ हमने खाद्य फसल लिख दिया। कपास नकदी फसल है, गेहूं भी खाने के काम आता है, और चाय पीने के काम आती है। बाजरा भी खाद्य फसल है, पटसन नकदी फसल है, और कॉफ़ी पेय फसल है, और मक्का भी खाद्य फसल है। प्रश्न 3 है, कौन सी फसल विश्व में सर्वाधिक लोगों के द्वारा अनाज के रूप में प्रयोग की जाती है? तो उत्तर आएगा गेहूं, चावल और मक्का। प्रश्न 4 है, उचित मिलान कीजिए। कॉलम क है चाय, कॉफ़ी, पटसन, कपास, गेहूं और चावल, और कॉलम ख में ये दे रखे हैं। तो चाय जो है, चाय एक पेय फसल है, तो ये आ गया च। और कॉफ़ी ब्राज़ील में उगती है ज़्यादा। और पटसन हो गया सुनहरा रेशा, पटसन को सुनहरा रेशा बोला जाता है। कपास को काली मृदा में उगाया जाता है। गेहूं जो होता है वो शीत ऋतु में उगाया जाता है, और चावल जो है उष्णकटिबंधीय फसल होती है। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने 1, 2, 3 लिख दिया है, जैसे चाय का 1 यहाँ पर लिख दिया है, इस तरह से। कृषि का हमारे लिए क्या महत्व है? कोई 5 तथ्य अंकित करें। कृषि से हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, मतलब खाने की चीज़ें मिलती हैं, और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि कृषि से जो अनाज होता है उसको हम बेच भी सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल जाता है, राष्ट्रीय आय होती है, और कृषि ज़्यादा होने से राष्ट्र की आय भी होती है। यहाँ पर 5वां आ जाता है, तो यहाँ पर आत्मनिर्भर बनते हैं लिख देना। प्रश्न 6, चित्र देखकर कृषि और फसलों को प्रभावित करने वाले भौतिक और मानवीय कारकों की सूची बनाइए। तो ये चित्र है, इसमें देखिए ये यहाँ पर जुताई, बुआई, छिड़काव ये हो रहा है, और यहाँ पर ये भौतिक निवेश हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, तापमान, ढाल। तो इसमें भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, इनमें ये मानवीय निवेश हैं। तो अब हम इसमें से भौतिक और मानवीय कारकों की सूची बनाते हैं। तो भौतिक कारक देखिए यहाँ पर हैं, भौतिक जो होते हैं जो मानव ने नहीं बनाए, जैसे सूर्य का प्रकाश ये भौतिक है, इधर तापमान भी भौतिक है, वर्षा भी भौतिक है, मृदा और ढाल ये भौतिक हैं। और मानवीय कारक जैसे मशीनें मानव ने बनाई है, रसायन और जोतना, बुआई, छिड़काव, भंडारण, ये सब मानवीय कारक हैं।
प्रश्न 7 है, दिए गए कृषि गतिविधियों और फसल के चित्रों को पहचानें और उनके नीचे दिए गए बॉक्स में उनका नाम अंकित करें। जैसे ये बाजरे की फसल है, ये गेहूं की मशीनों द्वारा कटाई हो रही है और इसको शस्य कर्तन भी बोलते हैं। और ये चावल रोपण है, ये लोग चावल रोप रहे हैं। और ये केले की रोपण कृषि है। इसके बाद ये गन्ने की रोपण कृषि है और ये कॉफ़ी की कृषि है। यहाँ तक ये पाठ भी खत्म होता है। अब हम उड़ान कार्य पुस्तिका का पाठ मानव संसाधन करते हैं, जिसमें कार्यपत्रक 4 है। दक्षता, विभिन्न देशों और भारत राज्यों की जनसंख्या को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये मानचित्र हम देख लेते हैं। इसके बाद दिए गए विश्व के मानचित्र पर आप किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि यहाँ पर दिखा रखा है ये अति उच्च या अधिक जनसंख्या। तो यहाँ पर ये कौन सा महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है अफ्रीका। इसके बाद है, किसी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को भौगोलिक और मानवीय कारकों में सूचीबद्ध करें। जैसे ये संकेत दे रखे हैं, औद्योगिक क्षेत्र, ये भौगोलिक है या मानवीय कारक है। भाई उद्योग तो मानव ने बनाए हैं, तो ये मानवीय क्या कारक हो गया। स्थलाकृतिक विशेषताएं, धार्मिक केंद्र, जलवायु, सांस्कृतिक महत्ता, मृदा, आवास, जल, शिक्षा, खनिज और स्वास्थ्य सुविधाएं। इनमें से भौगोलिक कारक, तो ये भौगोलिक कारक है जलवायु, उसके बाद है मृदा और जल, ये अपने आप बने हैं। और ये हो गया खनिज, उसके बाद स्थल आकृतियाँ, विशेषताएं, ये भौगोलिक कारक हैं। और मानवीय कारक हो गया औद्योगिक क्षेत्र, उसके बाद है धार्मिक केंद्र, उसके बाद सांस्कृतिक महत्ता और आवास और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रश्न 3 है, दंड आरेख के आंकड़ों को देखें और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देशों को क्रमबद्ध कीजिए। तो ये है दंड आरेख, और ये इसमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखिए चीन की है, फिर भारत की है, उसके बाद इंडोनेशिया की है, फिर यूएसए की है। तो ये हमने लिख दिया है। सबसे पहले चीन, फिर भारत, इंडोनेशिया, यूएसए और उसके बाद देखिए ब्राज़ील है, तो ये ब्राज़ील लिख दिया है। प्रश्न 4 है, जन्म दर और मृत्यु दर के निम्नलिखित आंकड़ों के चित्रण को देखें और नीचे दिए गए बॉक्स में इनके परिणामों को अंकित करें। कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये तो जन्म दर है और ये है मृत्यु दर, मतलब इतने लोग जन्म लेते हैं और इतने लोग मरते हैं। तो इस तरह से देखिए जन्म दर और मृत्यु दर के निम्नलिखित आंकड़ों के चित्र देखिए, चित्र देखने हैं। तो यहाँ पर देखिए जन्म दर ज़्यादा है, मतलब जन्म ज़्यादा हो रहा है, लोग जन्म ज़्यादा ले रहे हैं और मर कम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 है, 2 है। इसमें से हम लिखना है स्थिर जनसंख्या, तीव्र जनसंख्या वृद्धि है या ह्रासमान जनसंख्या है। तो यहाँ पर देखिए ये है, मतलब जन्म ज़्यादा ले रहे हैं, तो मृत्यु दर से जन्म दर अधिक है। तो यहाँ पर तीव्र जनसंख्या, क्योंकि जन्म ज़्यादा लेंगे और मरेंगे कम, तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें जन्म दर और मृत्यु दर समान है, इसलिए स्थिर जनसंख्या स्थिर रहेगी, चेंज नहीं होगी। और इसमें जन्म कम लेते हैं और मृत्यु ज़्यादा होती है, तो जन्म दर से मृत्यु दर अधिक है, यहाँ पर जनसंख्या कम होगी, तो इसको बोलते हैं ह्रासमान जनसंख्या। इसके बाद आते हैं खालिस्तान 5 है, डैश एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या मानव। तो यहाँ पर मानव आएगा, वैसे यहाँ पर लोग भी लिख सकते हो, लोग जो हैं वो एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। 6 है, सीढ़ीदार खेती किन क्षेत्रों में की जाती है। तो ये आएगा ढलवां क्षेत्रों में, तो यहाँ पर ढलवां आ जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, ये सत्य है, क्योंकि पहले चीन था लेकिन अब भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया है। प्रश्न 8 है, भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये ठीक है, यहाँ से हमने लिख दिया है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में मिलती है। तो यहाँ पर गंगा के मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है। तो यहाँ तक भूगोल के सभी कार्यपत्र खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।